हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी नौकरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो बचे हुए भाग थे, हमने कल 56 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाए थे और आज उससे आगे हम लोग चलेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए। बिहार पुलिस मद्य निषेध BSSC अभी आगामी एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बिना समय गवाए हम लोग सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 57वां नंबर। पहला क्वेश्चन है हमारे आज का, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। ऑप्शन है यहाँ पे PV नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है ऑप्शन नंबर 2, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। आइए व्याख्या है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की एक बेहद चर्चित आत्मकथा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने शुरुआती जीवन, भारत के विभाजन के दर्द, सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में अपने अनुभवों और अपनी प्रसिद्ध विदेश नीति गुजराल सिद्धांत के साथ साथ अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के राजनीतिक घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर। पारिस्थितिकी में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका जैव भार घनत्व, जैव भार आकार, जैव भार ऊर्जा प्रवाह, जैव भार उत्पादकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, जैव भार उत्पादकता। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता का तात्पर्य एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में सजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर से है। जब किसी वन पारिस्थितिकी तंत्र के कुल जैव भार को उसके क्षेत्रफल और वन की कुल आयु से विभाजित कर विश्लेषण किया जाता है तो उस वन की शुद्ध जैव भार उत्पादकता की दीर्घकालिक दर को दर्शाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और ऊर्जा के संचयन की क्षमता का पता चलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं। जिसमें जल भरा रहता है, सालों भर जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब कोई जानता है, जो बिहार का रहने वाला होगा उसको पता ही होगा कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, चौर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, चौर भूमि, क्या कहते हैं, चौर भूमि। और यहाँ पे मतलब सालों भर तो जल नहीं भरा रहता है, लेकिन मतलब पूरे सीजन जल भरा रहता है, लेकिन एक सीजन खाली होता है और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। और यहाँ पे दलहन की खेती बहुत अधिक होता है। और बिहार में जो है कि 2-4 ऐसा क्षेत्र है, लेकिन टाल क्षेत्र जो है, क्या है, टाल क्षेत्र बहुत नामी, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ही दलहन की खेती अधिक होती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे है, उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में नदियों जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती के मार्ग बदलने के कारण निचले जल भराव वाले क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है। चौर प्राकृतिक रूप से निचले मैदानी भाग होते हैं जहां साल भर के अधिकांश महीनों में पानी भरा रहता है और यह मत्स्य पालन तथा रबी के मौसम में खेती के लिए उपयोगी होते हैं। इसके विपरीत दक्षिण बिहार के जल भराव वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है ना, टाल कहा जाता है। अभी हमने चर्चा किया, क्या कहा जाता है, टाल कहा जाता है। ऐसे होता है टाल, हम लोग टाल कहते हैं क्योंकि हम उसी क्षेत्र से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है, मतलब डैश की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा, आई एम नो मसीहा। तो ये है किसका, आपका ये है सोनू सूद जी का। किसका है, सोनू सूद जी। ये उन्होंने कोरोना काल में
बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा मदद किया इन्होंने। और उसके बाद लोग इन्हें मसीहा के नाम से बुलाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा लिखी कि आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याख्या। आई एम नो मसीहा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की स्मरणात्मक पुस्तक है, जिन्हें उन्होंने सह लेखिका मीना अय्यर के साथ मिलकर लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों, छात्रों, असहाय लोगों को उसके घर तक पहुंचाने और उसकी मदद करने के अपने भावनात्मक और प्रेरक अनुभवों को साझा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है आपका? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। ठीक है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। जब बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को नमी और गर्मी मिलती है तो उसके बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आटे या बैटर को के भीतर यह गैस बुलबुलों के रूप में फैलती है, तो यह बेक की जा रही चीज़ों को ऊपर से उठा देती है, फुला देती है। इसी कारण ब्रेड, केक और ढोकला जैसी चीज़ों अत्यधिक स्पंजी, हल्की और हवादार होती है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कोसी, सतलज, रावी और व्यास। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कोसी। कोसी जो है कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। कोसी किसकी सहायक नदी है? तो ये है गंगा की। सतलज ये सिंधु की, रावी ये भी सिंधु की, ये भी व्यास, ये सभी नदियाँ कहाँ बहती है? पंजाब में। कोसी कहाँ बहती है? बिहार में। ये बिहार में बहती है और ये सब पंजाब में। इसको कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। सतलज नदी पर क्या है? भाखड़ा नागल डैम है। चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है। सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब ये सभी नदियाँ सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जो पंजाब क्षेत्र से होकर बहती है। इसके विपरीत कोसी नदी सिंधु तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह तिब्बत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलकर बिहार में बहने वाली गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोसी को अपने मार्ग बदलने और भयंकर बाढ़ लाने की प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और यह हर साल बिहार में बाढ़ लाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है और मार्ग बदलने की वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? ठीक ना, तो ये हो गया आपका आंसर क्या आ जाएगा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, दक्षिण भारत में पहले स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसका मूल नाम हसन गंगू था। उसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके इस साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहसनाबाद रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? ये है अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी जी। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक फिक्शन लेखक अमीश त्रिपाठी अपने अनोखे कथा लेखन के लिए जाने जाते हैं।
उनकी चर्चित पुस्तक श्रृंखलाओं के क्रम में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय राजाओं के शौर्य पर आधारित विधा के अंतर्गत द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ की संकल्पना और लेखन उन्हीं के द्वारा किया गया है, जिसमें चोल साम्राज्य के वीरों और सोमनाथ मंदिर की रक्षा व ऐतिहासिक गौरव की गाथा को पिरोया गया है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं। इसका लगता है ऑप्शन कट गया है, 1 2 3 एक ऑप्शन कट गया है, एक ऑप्शन शायद अगले पेज में है, तो देख लेते हैं। मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। दूसरा, मानसून शब्द तमिल शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। तीसरा है, मानसून शब्द तमिल शब्द से लिया गया है और यह हर महीने हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को करता है। इसमें इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह हर महीने हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसमें है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। मानसून शब्द क्या है? अरबी शब्द से, मानसून शब्द किससे लिया गया है? अरबी शब्द से लिया गया और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आइए। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। जलवायु विज्ञान में मानसून का तात्पर्य एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में होने वाले पूर्ण उलटफेर से है। गर्मियों में ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिससे भारत जैसे देशों में मुख्य वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ठीक है, कहाँ में है? तो हैदराबाद में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, आइए। व्याख्या, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। NRSC का मुख्य कार्य उपग्रहों से प्राप्त होने वाले सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग डेटा को एकत्र करना, उसे प्रोसेस करना और आपदा प्रबंधन, कृषि, जल संसाधनों तथा वानिकी के विकास के लिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? खमीर, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन हो जाएगा शैवाल। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ा सा। शैवाल सरल थैलस जैसी संरचना वाले क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं, जो मुख्य रूप से जलीय आवासों में पाए जाते हैं। चूंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है, इसलिए ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री शैवाल द्वारा ही किया जाता है। खमीर और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, वे परपोषी होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 69 नंबर, बिहार में गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यावसायिक फसल क्या है? तो फसल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और वीडियो को स्किप किए भी ना पढ़िए और पूरा पढ़िए। एक्सप्लेनेशन को पढ़ के एक्सप्लेनेशन में भी 2-4 क्वेश्चन छुपा हो रहता है। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एक्सप्लेनेशन छोड़ देते हैं, और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से रहता है और उसके बाद वहाँ पे वो बोलता है कि क्वेश्चन तो लड़ा ही नहीं। आप किसी भी सर से पढ़िए, कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूर कीजिए। अगर नहीं भी दे रहा है तो उसको मोबाइल से सर्च कीजिए और पढ़िए। ठीक है,
चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है, बिहार में गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यावसायिक फसल क्या है। तो सबसे ज़्यादा फसल हमारे इधर क्या होता है, उधर बिहार के गंडक कोसी क्षेत्र में तो गन्ना होता है। क्या होता है, गन्ना। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। गन्ना, उत्तर बिहार का मैदान जो मुख्य रूप से गंडक और कोसी नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर आदि जिले आते हैं। याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण किस नदी के दोआब में आते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण कृषि के लिए अत्यधिक समृद्ध हैं। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख और मुख्य व्यावसायिक या नकदी फसल गन्ना है। यही कारण है कि बिहार के अधिकांश चीनी मिलें इसी बेल्ट में स्थापित हुई हैं। ठीक है, स्थापित हैं, हुई हैं नहीं, स्थापित हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एकदम ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था आपका, सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, सर विलियम जोन्स। ठीक, चलिए आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन है हमारा, ब्रिटिश प्राच्यविद और न्यायविद सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को कोलकाता के फोर्ट विलियम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया के इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य का गहराई से अध्ययन करना और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था, ताकि भारतीय संस्कृति और इतिहास को वैश्विक स्तर पर समझा जा सके। बहुत अच्छा काम किया था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। सती प्रथा के खिलाफ तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, कॉमन सी बात है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। उसके बाद यहाँ पे है क्या, लॉर्ड डलहौजी। क्या है, हड़प नीति। क्या है, हड़प नीति सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने महान भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों और सहयोग से 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है कि पारित किया। इस ऐतिहासिक कानून के तहत सती प्रथा को पूरी तरीके से अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसे बढ़ावा देने वालों के लिए क्रूर हत्या के समान दंड प्रावधान किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। अनुच्छेद 21A के समान है, तो अनुच्छेद 21A के समान है, तो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 1 के समान कौन सा है, अनुच्छेद 51A का के। ठीक है ना, अनुच्छेद 51A का के। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष, क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार यहाँ पे बनाया गया है। इसी के समानांतर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 4 का ए में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51A के में है। इसके अनुसार यह प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। दोनों ही प्रावधान बच्चों के अनिवार्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 21 का ए इक्वल टू 51A का के, यही ना होगा। दोनों में क्या है, समान शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार मतलब शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो करता है ये आपका राष्ट्रपति। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रपति। चलिए, राष्ट्रपति अभी कौन है हमारा? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यह नियुक्ति केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल या संसद द्वारा निर्धारित चयन समिति की सिफारिश और परामर्श के आधार पर करते हैं। इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु जो पहले तक होता है, यानी कि अगर या तो वो 6 साल तक कार्य करेगा, या तो वो 6 साल तक कार्य करेगा, या फिर उसका अगर आयु उसके पहले 65 वर्ष पूर्ण जाता है तो वह रिटायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। ठीक है। और अभी हमारा मुख्य चुनाव कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरिया पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो कहाँ आते हैं? ये आते हैं आपका कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में। कहाँ आते हैं? कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में आते हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील पक्षी विहार एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखूर झील है। इसे भारत का एक प्रमुख रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। सर्दियों के मौसम में यहाँ रूस के साइबेरिया और अन्य ठंडे मध्य एशियाई देशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके दुर्लभ प्रवासी पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन और विभिन्न बत्तखें आश्रय और भोजन की तलाश में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 250 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया? तो किसने कराया? तो ये है आपका चंदेल वंश के शासक ने। किसने कराया? चंदेल वंश के शासक ने जो है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है ना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा लगभग 950 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच कराया गया था। यह मंदिर अपनी नगर स्थापत्य शैली और दीवारों पर उकेरी गई उत्कृष्ट कामुक एवं धार्मिक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है। यह स्थल भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का एक अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का एक अंग नहीं है? तो ऑप्शन क्या है आपका? भारतीय वन सेवा, भारतीय अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग सेवा, भारत प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 भारतीय अभियांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग सेवा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत भारत में वर्तमान में केवल 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस AIS अस्तित्व में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। भारतीय वन सेवा को वर्ष 1966 में जोड़ा गया था। इसके विपरीत भारतीय अभियांत्रिकी सेवा IES एक केंद्रीय सिविल सेवा सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत आती है, न कि अखिल भारतीय सेवा के तहत आती है। ठीक है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नई योजना को मंजूरी दी है? ये तो अपना बिहार है। अपना बिहार 10 लाख तक का
नहीं सॉरी 2 लाख तक का मतलब ये देगा, और 10,000 तो सबको मिल भी चुके हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महिला उद्यमी विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के दायरे को बढ़ाते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी। इस कल्याणकारी योजना के तहत राज्य के प्रत्येक चिन्हित परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को अपनी पसंद का स्वरोजगार, कुटीर उद्योग या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी और वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, गेट की स्थापना 1948 में डैश देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्राप्त करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना था। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उत्तर हो जाएगा आपका 23 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 23 देशों के साथ। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। व्याख्या, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड गेट पर 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जनवरी 1948 से पूरी तरह प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाओं को कम करके वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था। यही संगठन आगे चलकर 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिंधिक के स्थिति में संरक्षण, और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान भी अनुच्छेद 20 यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर हमारा, कार्बन काल निर्धारण का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि, कठोर चट्टानों में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उसकी आयु गणना करने की विधि, एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उसकी आयु गणना करने की विधि। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन है कार्बन डेटिंग, विशेषकर कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग पुरातात्विक अवशेषों, जीवाश्मों, लकड़ी और प्राचीन हड्डियों जैसे जैविक वस्तुओं की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जीवधारी जब तक जीवित रहते हैं वे वायुमंडल से कार्बन लेते हैं, मृत्यु के बाद उसमें मौजूद रेडियो कार्बन 14 का एक निश्चित दर से क्षय होने लगता है। वैज्ञानिक इसी बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा और सामान्य कार्बन 12 के अनुपात को मापकर यह सटीक अनुमान लगाते हैं कि वस्तु कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए
आइए 81 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2007 में की गई थी। ठीक है, 2007 में की गई थी। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR भारत सरकार एक वैधानिक निकाय है। इस आयोग की स्थापना संसद के बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नीतियां, कानून और प्रशासनिक तंत्र भारतीय संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन में वर्णित बच्चों के अधिकारों को पूरी तरह अनुकूल हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कटिहार एवं बिहारशरीफ, पटना एवं औरंगाबाद, कटिहार एवं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं बरौनी। तो कहाँ हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पटना और औरंगाबाद में। कहाँ है आपका? पटना और औरंगाबाद में। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित की गई है। राज्य में वाणिज्यिक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग और वनस्पति तेल, घी के विनिर्माण के प्रमुख कारखाने मुख्य रूप से पटना जैसे फतुहा और औद्योगिक क्षेत्र तथा औरंगाबाद ग्रोथ सेंटर के औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केंद्रित हैं। ये कारखाने स्थानीय स्तर पर तिलहन और कृषि उत्पादों की खपत और रोजगार सृजन में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी हैं। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल अभिनेत्री हैं। कुशल डैश नर्तकी मतलब किस प्रकार का, कौन से अथी से जुड़ा हुआ? कथकली से है कि कुचिपुड़ी से है कि भारतनाट्यम से है कि सत्रिया से है? ये किससे है? आपका भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भारतनाट्यम से। ठीक है, भारतनाट्यम से। चलिए आइए नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। सुधा चंद्रन भारत की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायी क्लासिक नृत्यांगना और टीवी फिल्म अभिनेत्री हैं। एक कार दुर्घटना में अपना एक पैर खो देने के बाद भी उन्होंने कृत्रिम पैर जयपुर फुट के सहारे अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के दम पर शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दोबारा वैश्विक ख्याति प्राप्त की। वह मुख्य रूप से भारतनाट्यम नृत्य शैली की एक बेहद कुशल और प्रतिष्ठित नर्तकी हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया कहाँ में? कहाँ में फहराया भाई? ये तो सब जानता है कि फहराया कहाँ पे? आपका जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में स्टुटगार्ट शहर में। ठीक है ना, कहाँ फहराया? जर्मनी में स्टुटगार्ट शहर में। चलिए आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मानी जाने वाली मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के मंच पर पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय स्वतंत्रता का राष्ट्रीय ध्वज हरा, पीला और लाल रंगों से बना प्रारंभिक ध्वज फहराकर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर, आतंकवाद निरोध पर भारत यूरोप संघ संयुक्त कार्य समूह की बैठक का कौन सा संस्करण 9 दिसंबर को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया? ठीक है, तो यह आपका क्या है? ऑप्शन है 10वां, 12वां, 15वां और 20वां। तो सही उत्तर बताइएगा आप लोग, कौन सा होगा? हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 15वां। क्या हो जाएगा? 15वां। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसका व्याख्या देखेंगे पहले हम लोग। व्याख्या है आपका, वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच
द्विपक्षीय सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। इसी सिलसिले में आतंकवाद निरोध पर भारत यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य इंडियन EU ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की 15वीं महत्वपूर्ण बैठक 9 सितंबर 2025 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और साइबर सुरक्षा के खिलाफ सूचनाओं के आदान प्रदान और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने की सहमति जताई। ठीक है, तो EU का भी कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो यह उर्सुला वॉन डेर लेन, ऐसे है उर्सुला, क्या है, उर्सुला वॉन डेर लेन, एग्जैक्ट नाम शायद यही है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कौन सा था, पांचवी, तीसरी, चौथी, दूसरी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा चौथी। किसका था, चौथी का उद्देश्य था। ठीक है ना, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य खाका मॉडल अशोक रुद्र और LNS मात्रे द्वारा तैयार किया गया था, जिसे गॉडगिल रणनीति पर आधारित माना जाता है। इस योजना के दो मुख्य और बुनियादी उद्देश्य तय किए गए थे। पहला, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, और दूसरा, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसी योजना के दौरान क्या हो गया, प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में हुआ। ठीक ना, तो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ था, पोखरण में। कहाँ हुआ था, पोखरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। तो नाम थोड़ा, ये तो हम सुने भी नहीं है, लेकिन चलिए, हेलियंथस एनस, सैकिरम ऑफिसिनेरम, हबिडिया हेप्टान्यूरॉन, बेलिस पेरेनिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हबार्डिया हेपेट्यून्यूरॉन, हबार्डिया हेपेट्यून्यूरॉन। ठीक है, अजीब सा नाम है, पता नहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि नहीं। व्याख्या, हबार्डिया हेपेट्यून्यूरॉन भारत के पश्चिमी घाट, विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के पहाड़ी और झरने वाले इलाकों में पाई जाने वाली घास की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है। पर्यावरण में हो रहे बदलावों, मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण और आवास के नष्ट होने के प्रति यह प्रजाति बेहद असंवेदनशील और नाजुक है, जिसके कारण यह प्रकृति से लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। सीटों का आरक्षण का प्रावधान किसके लिए है, तो सब जानता है, अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके के लिए, ST के लिए, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ना, SC ST दोनों के लिए है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 और 332 के तहत देश के राजनीतिक व्यवस्था में कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां SC और अनुसूचित जनजातियां ST के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान मूल रूप से किया गया है। OBC और दिव्यांग जनों के लिए विधायी निकायों में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। नोट, हालांकि 106वें संविधान संशोधन 2023 के तहत महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण का कानून पास हुआ, लेकिन वर्तमान में लागू सीटों के संदर्भ में यह मूल रूप से SC ST की श्रेणी पर लागू रहा है और विकल्प 1 सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही यानी घटते क्रम में बताना है, मतलब सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम कौन है। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षर कौन है भाई? घटते क्रम के अनुसार सबसे अधिक होगा, जो उससे कम होगा, उससे कम होगा, वो जानते हैं। रोहतास है आपका, मुंगेर, भोजपुर और औरंगाबाद। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? रोहतास, मुंगेर, भोजपुर और औरंगाबाद, यानी कि सबसे इस चारों में क्या है? पहले ज़्यादा पढ़ा लिखा किसने? रोहतास में, फिर मुंगेर, भोजपुर और औरंगाबाद। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा ऐसे साक्षर जिला क्या है? गोपालगंज है। क्या है? गोपालगंज। चलिए आइए, नेक्स्ट है व्याख्या। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। यदि राज्य के सर्वाधिक साक्षर जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो रोहतास 73.37% पूरे बिहार में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः मुंगेर, भोजपुर और औरंगाबाद का स्थान आता है। इस प्रकार साक्षरता के मामले में रोहतास जिला सबसे आगे है। वाह, ये है, हमने गलत बताया उधर थोड़ा, गोपालगंज गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है, और सही क्या है? रोहतास ही सबसे अधिक है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम, ध्यान से उतर गया था मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच अनुपात को क्या कहा जाता है? अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी, ठीक है, इसके अनुपात के बीच को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? जीडीपी अपस्फीति कारक। जीडीपी अपस्फीति कारक, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन है हमारा कि जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेक्टर या जीडीपी मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को मापने, महंगाई को मापने का एक व्यापक पैमाना है। यह नॉमिनल जीडीपी अवास्तविक या वर्तमान कीमतों पर जीडीपी और रियल जीडीपी वास्तविक या स्थिर आधार वर्ष के कीमतों पर जीडीपी के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसका सूत्र इस प्रकार है। इसका सूत्र इस प्रकार है। यह दर्शाता है कि आधार वर्ष की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भारत सरकार के साथ 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, ठीक ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन है, उत्तराखंड राज्य की प्रकृति और पहाड़ी वास्तुकला को संरक्षित करते हुए पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ पर्यटन को मजबूत करने तथा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ 126.42 मिलियन डॉलर के एक बड़े लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से पर्यटन स्थलों के विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थानीय लोगों के कौशल विकास के लिए किया जा रहा है। और आज का ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार आप लोग लगे रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हम आपका मेहनत करते रहेंगे। और इस बार जो व्याख्या जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से लाएंगे। थोड़ा मुझे भी इसमें थोड़ा कमी लगी, मैं इसमें सुधार करने का प्रयत्न करूँगा। बाकी यदि आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप सलाह दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।